हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस नैनक्यो यूहो को अपने साथ लेकर उस आइस पूल के पास आ जाती है जिसके नीचे वो आइस गॉडली क्रिस्टल्स मौजूद है। जो आइस गॉड क्रिस्टल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती रेयर अर्थ मटेरियल है जिन्हें देखकर तो यूहो खुश हो रहा था क्योंकि ये टंग सेट की जरूरत पूरा कर देंगे और वो इनका इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्ट्रॉन्ग सोल गाइडेंस टूल्स बना सकते हैं। मगर साथ ही साथ यहाँ पर आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस से यूहो को जानने को मिला कि आसपास यहाँ 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस केव भी मौजूद होगा जिसके अंदर 10,000 ईयर ओल्ड आइस प्रोफाउंड एसेंस मौजूद है जो कि इन सब की कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकता है। मगर डायरेक्टली 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस एसेंस को यूहो एब्सॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि उसके टेम्परेचर काफी लो था। इसलिए पहले आइस एम्प्रेस, टियानमिंग, स्टार अनीस और स्नो एम्प्रेस उस एसेंस को एब्सॉर्ब करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब में से ज्यादा ताकतवर तो स्नो एम्प्रेस थी। उसने देखते ही देखते कई सारे 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस एसेंस क्रिस्टल को एब्सॉर्ब कर लिया था जिस वजह से उसकी पुरानी ताकत और साथ ही साथ पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे डाइटियान तक से डर नहीं लगता। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ ड्रैगन सिटी गेट से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर की आर्मी का एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पर आ गया था जिसकी तादाद काफी ज्यादा बड़ी थी और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर किसी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी के लोग तो यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी को देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि आखिर अब ये लोग कौन है। जिस पर एक लड़की जवाब देते हुए कहती है कि ये तो सन मून एम्पायर के नेशनल प्रोटेक्शन सोल गाइडेंस लीजन का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। पता नहीं आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस नैनक्यो भी यहाँ आइस पूल के ऊपर यूहो का इंतजार करते करते परेशान हो रही थी क्योंकि यूहो को नीचे गए काफी ज्यादा टाइम हो गया। उससे यूहो की फिक्र हो रही थी और वो खुद यूहो को ढूंढने नीचे जा भी नहीं सकती क्योंकि पानी के नीचे टेम्परेचर काफी ज्यादा लो था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर पानी के नीचे 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस केव में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस यूहो से कह रही थी कि फादर आज मैं आपको आर्ट ऑफ आइस मैनिपुलेशन सिखाने वाली हूँ जिसमें आपको आइस एंड स्नो के बारे में सब कुछ डिटेल से मालूम हो जाएगा। ये कहने के बाद स्नो एम्प्रेस ने यूहो को समझाना शुरू कर दिया कि आइस और स्नो दोनों ही फाउंडेशन पानी है और आप ये अच्छे से जानते होंगे कि हर एक जानदार की जरूरत पानी है। हर एक जानदार पानी से ही बना है यानी कि जिंदगी के लिए पानी जरूरी है जो कि पानी को ताकतवर बनाती है। ये सब सुनते हुए यूहो भी डीप थॉट्स में जाते हुए कहता है कि हाँ जहाँ जहाँ जिंदगी है वहाँ वहाँ पानी भी है। दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस बताती है कि आइस एंड स्नो भी जानदारों से ज्यादा अलग नहीं। ये भी बेशक अलग अलग फॉर्म में होते हैं लेकिन बने तो ये पानी से ही जिसमें फर्क तो बस सिर्फ टेम्परेचर का ही हो सकता है। अगर हम बर्फ की बात करें तो वो सॉलिड वाटर से बना होता है। अगर फादर आपको असली आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग आइस सीखना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर्स की मिस्ट्री और साथ ही साथ वाटर प्रॉपर्टीज को अच्छे से जानना होगा। अगर तुम वाटर प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर की मिस्ट्रीज को मास्टर कर लो और इसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए आइस मैनिपुलेशन कंट्रोलिंग टेक्निक्स भी मास्टर करना आसान हो जाएगा। फादर आज के दिन में आपको आइस कंट्रोल के फर्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस करवाने वाली हो। और ये कहते स्नो एम्प्रेस ने फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली जहाँ सबसे पहले वो टेम्परेचर चेंज टेक्निक एक्टिवेट करती है और उसके लिए हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर चारों तरफ पानी समन कर लिया जो कि स्नो एम्प्रेस के इशारे में धीरे धीरे करके आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यूहो उन आइस क्रिस्टल्स को देख रहा था। दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस यूहो को बता रही थी कि जब वाटर फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी होती है। जब पानी एक बड़ी अमाउंट में थर्मल एनर्जी रिलीज करेगा तभी वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है यानी कि आसपास तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। फिर जब तुम उस आइस के करीब होगे और उस आइस को दोबारा से पिघलकर वापस से पानी में कन्वर्ट होना है तो उसे आसपास की हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होगी जिसकी वजह से तुम्हें असली सर्दी का एहसास होगा और टेम्परेचर काफी तेजी के साथ वहाँ कोल्ड हो जाएगा। यह सब सही भी था क्योंकि जैसे जैसे आइस यहाँ पर पिघल रही थी यूहो को ठंड का एहसास भी हो रहा था क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो होता जा रहा है। इसलिए यूहो स्नो एम्प्रेस से कहता है कि इसका मतलब कि मैं आइस के बारे में सब कुछ नहीं जानता। बेशक मेरे पास अल्टीमेट आइस एबिलिटीज है और मुझे लगा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ मगर अब तक मैं आइस के फंडामेंटल्स के बारे में नहीं जानता था। मुझे लगा था कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर कम करके वहाँ पर ठंड करनी है तो मुझे उसके लिए टेम्परेचर के साथ खेलना होगा लेकिन आज मुझे एक नया नजरिया मिल चुका है। अगर मैं आइस के नेचर को समझकर आइस मैनिपुलेशन करूँ तो मैं ठंड काफी तेजी के साथ बढ़ा सकता हूँ। यहाँ ये सारी बातें जानकर यूहो की आइस के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही थी जो कि उससे फ्यूचर में और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। स्नो एम्प्रेस भी ये सब देखकर खुश हो रही थी क्योंकि उसने यूहो को कुछ नया सिखा दिया। दूसरी तरफ ये सब जानने के बाद यूहो सबसे पहले स्नो एम्प्रेस का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने आइस के बारे में और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली है। जिस पर दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो बस सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें और ज्यादा ताकतवर बनाए और फ्यूचर में तुम अपने सेकंड सोल कोर को भी जनरेट कर सको। अब ये सब तो हो ही रहा था
अगर आपको फास्ट और इंटरेस्टिंग गेम पसंद है जो कि सच में एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं, तो मेरे पास है एक बढ़िया रिकमेंडेशन सिर्फ आपके लिए। सब लोग आजकल एक नई मोबाइल गेम के बारे में बात कर रहे हैं, चिकन रोड पायरेट एडिशन। इस गेम में आपको डिसीजन लेने होते हैं जो कि वैसे तो सिंपल लगता है, पर जब खेलोगे ना तो पूरा थ्रिल फील होगा। ये गेम सिर्फ उस येलो ब्लैक ऐप में ही मिलता है जिसे हम दोनों ही जानते हैं। वहाँ पर और भी ट्रेडिंग गेम्स है, लेकिन ऑनेस्टली ये वाला मेरा फेवरेट है। तो इंतजार किस बात का, पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस नए गेम को अभी जाकर ट्राई करो, यकीनन आपको मजा आएगा। चलो अब चलते हैं वापस से हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ। तभी अचानक स्नो एम्प्रेस यहाँ पर यूहो को बताती है कि अब यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, यानी कि ठंड कम हो गई, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया है। बाकी के बचे हुए 6 क्रिस्टल तुम भी एब्सॉर्ब कर पाओगे। जो सुनकर यूहो उन 6 क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए सामने की तरफ जाकर कल्टिवेशन फॉर्म में बैठ गया, और यहाँ स्नो एम्प्रेस भी यूहो की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 6 शाइनिंग स्टार्स बनाकर उन 6 क्रिस्टल्स पर लगा देती है, ताकि वो एक फॉर्मेशन बनाकर यूहो के लिए और भी ये काम आसान कर सके। यूहो जब कल्टिवेशन फॉर्म में बैठकर 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस एसेंस को एब्सॉर्ब कर रहा था, तो दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस ये सब देखते हुए कह रही थी कि ये 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस केव्स नेचर की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब अर्थक्वेक आई होंगे तो उन्होंने इसकी लोकेशन को चेंज करके उसे यहाँ पर भेज दिया होगा। हाँ, बेशक यहाँ का टेम्परेचर भी काफी लो है, लेकिन एक्सट्रीम नॉर्थ जितना लो नहीं हो सकता, इसलिए ये 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस केव ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता। अगर ये एक्सट्रीम नॉर्थ में होता तो ये और सारा 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस एसेंस को जनरेट कर सकता था, मगर चूंकि हमने इसके एसेंस को ले लिया है और साथ ही साथ आइस गोल्डली क्रिस्टल्स को भी हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो ये केव भी कोलैप्स कर जाएगा। और स्नो एम्प्रेस की सारी बातें बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जैसे जैसे यूहो उस लास्ट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, धीरे धीरे करके इस केव में भी दरारें आना शुरू हो गई। दूसरी तरफ ये आइस एसेंस एनर्जी काफी ज्यादा प्योर थी, जिसे एब्सॉर्ब करने की वजह से यूहो का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वो आइस पूल पूरी तरीके से फ्रीज हो गया, जो देखकर मिस नैनक्यो तो घबरा चुकी थी, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो तेजी के साथ उस आइस पूल से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ गया, जिसके बाल जो कि ब्लू हो चुके थे वो धीरे धीरे से वापस से नॉर्मल होने लगे। और यूहो को तो सही सलामत देखकर मिस नैनक्यो खुश होते हुए कहती है कि थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तो घबरा ही चुकी थी। जिस पर यूहो धीरे से नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि ये कोल्ड स्प्रिंग काफी ज्यादा कीमती था। इसके नीचे 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस केव था, जिसके एसेंस को एब्सॉर्ब करके मेरी कल्टिवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, और इसी एसेंस की वजह से मेरी अल्टीमेट आइस की एबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। मेरी अल्टीमेट आइस अब पहले से भी ज्यादा ठंडी और घातक हो गई है, जबकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी अपनी बॉडी की लाइफ फोर्स भी इंक्रीज हो गई। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर आइस गोल्डली क्रिस्टल्स मिले हैं, वो भी कमाल की रेयर मेटल है। ये ट्रिप तो वाकई में बेनिफिशियल रहा। जो सब कहते हुए यूहो ने वो स्टोरेज टूल यहाँ पर मिस नैनक्यो को दे दिया था, इसे टंगस्टेड में मास्टर जीवन या फिर मेरे बड़े भाई के हवाले कर देना, वो इसका इस्तेमाल करते हुए यकीनन काफी पावरफुल सोल गाइडेंस टूल्स बना सकते हैं। जो सब सुनकर मिस नैनक्यो ने भी वो स्टोरेज सोल गाइडेंस टूल ले लिया था। साथ ही साथ वो यूहो को बताने लगी कि जब तुम नीचे की तरफ इस कोल्ड स्प्रिंग में बैठकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, तब के टाइम बाहर से सन मून एम्पायर की आर्मी का एक और बड़ा ग्रुप यहाँ ड्रैगन सिटी में आ चुका है, जो कि यहीं पर कैंप लगाकर रुक गया। पता नहीं आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे। यूहो और मिस नैनक्यो दोनों ही नहीं जानते थे कि आखिर उनका मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि यूहो यहाँ पर मिस नैनक्यो को बता रहा था कि ड्रैगन सिटी के पास में तो एक्सट्रीम नॉर्थ है, यहाँ पर आसपास तो सन मून एम्पायर के कोई दुश्मन भी नहीं है। आखिर वो यहाँ पर क्यों आए होंगे, वो आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जो सब सुनकर दूसरी तरफ मिस नैनक्यो यूहो को जवाब देते हुए कहती है कि मैं भी उन पर जासूसी नहीं कर पाई, इसलिए मुझे भी कुछ मालूम नहीं। वहाँ पर जाना मेरे लिए खतरनाक था। मैं बस सिर्फ तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ कि ये जो न्यू सोल्जर्स आए हैं, इनकी तादाद है पूरे 20,000 सोल्जर्स, जो सारे के सारे सोल्जर ही हाईली एडवांस सोल गाइडेंस टूल से लैस है। देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स का ग्रुप होगा। अब तो यूहो को भी जानने की तलब हो रही थी कि आखिर ये सन मून एम्पायर यहाँ पर करना क्या चाहता है और उनका असली मकसद क्या है। इसलिए वो मिस नैनक्यो से कहने लगा कि तुम वापस से शेक एकेडमी जाओ, ताकि तुम उन्हें ये रेयर मेटल्स दे सको। मैं पीछे की तरफ रुककर सन मून एम्पायर की उस आर्मी ग्रुप पर जासूसी करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे कोई काम की इंफॉर्मेशन मिल सके। मिस नैनक्यो यूहो की बात सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करती है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो अकेले ही उस आर्मी के ग्रुप के कैंप के बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी स्पिरिट आइस का इस्तेमाल करते हुए आसपास की जगह को स्कैन कर रहा था, और उसे जानने को मिलता है कि अचानक से ड्रैगन
ड्रैगन सिटी पर हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स की तादाद काफी ज्यादा हो चुकी है, जिनकी तादाद तो 100 से भी ज्यादा थी। ये देखकर तो अब यूहो का शक यकीन में बदल गया था कि यकीनन ये आर्मी का ग्रुप ड्रैगन सिटी के बाहर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। ये सब कहते हुए यूहो ने यहाँ पर उनके कैंप्स पर भी नजर रखने की कोशिश की, जहाँ यूहो को देखने को मिला कि उनके झंडे पर एक फिनिक्स का सिंबल बना हुआ था, जो देखकर यूहो को समझ आ जाता है कि सन मून एम्पायर के पास एक नेशनल प्रोटेक्शन सोल इंजीनियर लीजन है, जिसके टोटल 5 अलग अलग ग्रुप है और उनके एक ग्रुप का नाम है फायर फिनिक्स सोल लीजन ग्रुप। ये यकीनन वही ग्रुप होगा जिन्हें पता नहीं कौन लीड कर रहा है, लेकिन ये देखकर तो कहना पड़ेगा कि वो लीडर कमाल का है, क्योंकि इन सोल्जर्स को काफी अच्छी तरीके से हाईली वेल ट्रेन किया गया है। इवन कि अभी डिनर का टाइम है, लेकिन फिर भी कोई भी सोल्जर अपनी ड्यूटी में कोई भी कोताही नहीं कर रहा। अब तक मैंने सिर्फ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक की लाइट फोर्सेस को ही इतना सारा अच्छा और वेल ट्रेन देखा है। ये आर्मी व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक की आर्मी ग्रुप की बराबरी कर सकता है, पर साथ ही साथ यूहो ने स्कैन किया कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई भी डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं लगाई, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि ये लोग ड्रैगन सिटी में रुकने नहीं आए, बल्कि ये लोग ड्रैगन सिटी को पार करके आगे कहीं बढ़ने वाले हैं। आखिर इनका असली टारगेट क्या है, यूहो ये सब सोच रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो फौरन से उस कैंप एरिया के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो कुछ सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल्स थे, जो कि लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टारगेट को डिटेक्ट करते थे। मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यूहो अपनी स्पिरिट आइज की वजह से उन लेजर्स को देख पा रहा था, जिन्हें वो आसानी के साथ चकमा देते हुए तीसरी के सर वहां से मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूहो सोचने लगा कि मुझे किसी एक गार्ड को यहाँ पर बंदी बनाना होगा, उसके बाद मैं उसे अपने सवाल जवाब कर सकता हूँ। और किस्मत से तभी अचानक वहाँ पर सन मून एम्पायर का एक गार्ड आ भी जाता है, जिसने यूहो को देखते ही कहा कि आखिर तुम कौन हो। और इससे पहले कि वो शोर मचा पाता, तभी अचानक यूहो ने अपनी डेस्टिनी आई की पावर एक्टिवेट करके उसे फौरन से सोल शॉक टेक्निक दे दी, जिसकी वजह से वो गार्ड गिरकर बेहोश हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि उस गार्ड के पीछे किसी तरह का सिग्नल सोल गाइडेंस डिवाइस लगा हुआ था, जो कि उस गार्ड के बेहोश होते ही चारों तरफ यहाँ कैंप में अलार्म बजाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कैंप में चारों तरफ अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। और ये देखकर तो यूहो परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। इस आदमी ने तो अलार्म ट्रिगर सोल गाइडेंस टूल पहना हुआ था, ऐसे कैंप से तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। और ये कहती यूहो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर बाकी के सोल्जर्स ने भी उसे देख लिया था, इसलिए वो अपने एडवांस सोल गाइडेंस लेजर कैनन का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, जिनके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। यूहो ये देखकर कहता है कि ये सोल इंजीनियर लीजन तो काफी सारा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे पहले इनका कुछ करना होगा। और ये कहती यूहो यहाँ पर स्नो एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नो डांस अल्टीमेट आइस डोमेन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी आर्मी फ्रीज हो गई और यूहो को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। लेकिन यूहो खाली हाथ वहाँ से नहीं जाना चाहता था, वो जाने से पहले सन मून एम्पायर की इस आर्मी का कुछ नुकसान भी करके जाना चाहता है, ताकि उसकी यहाँ पर आने का ट्रिप जाया ना जाए। जिसके लिए यूहो तेजी से हवा में उड़ता हुआ यहाँ पर उन हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स के बीच में आ गया, और वो वहाँ पर आते ही फौरन से स्टार अनीस से मिले हुए राइट लेग सोल बोन की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम था स्टार अनीस ओमनी डायरेक्शनल स्पाइक। जिस स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसने जब सामने की तरफ किक की, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल थे वो फौरन से फ्रीज होकर जमने लगे, जिसके पावर तो कमाल की थी। यूहो भी ये देखकर सरप्राइज रह गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वाकई में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाइड रेंज सोल स्किल है, जो सोल स्किल पूरे 1 किलोमीटर तक फैल चुका था। यूहो के मुंह से ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ स्टार अनीस जवाब देते हुए कहता है कि मैं 1 लाख साल पुराना इमोर्टल हर्ब हूँ। बेशक मेरे पास बाकी के सोल बीस्ट की तरह ज्यादा सोल स्किल्स तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 ही सोल स्किल है जो कि मैं तुम्हें दे पाया, पर वो दोनों ही सोल स्किल्स कमाल के हैं, वो उन सोल बीस्ट के स्किल्स से कुछ कम नहीं। यहाँ ये सारी तबाही मचाने के बाद यूहो वहाँ से जा चुका था, जिसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सोल्जर आकर अपने मार्शल को इस बारे में रिपोर्ट करता है, जिस पर तो वो मार्शल काफी गुस्सा हो चुकी थी और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि वो बस सिर्फ एक आदमी था, फिर भी वो तुम लोगों से जिंदा बचकर यहाँ से चला गया, आखिर ये तुमसे कैसे हो गया। जिस पर वो सोल्जर घबराते हुए जवाब देकर कहती है कि यस मार्शल, लेकिन वो अकेला ही बंदा काफी ज्यादा ताकतवर था। वो बंदा आइस एट्रीब्यूशन की पावर का इस्तेमाल करता था, जिसकी रेंज काफी बड़ी थी। उसने हमारे हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस को फ्रीज कर दिया और फिर वो अचानक से गायब हो गया। और साथ ही सर हमें लगता है कि उसके पास स्पिरिचुअल अटैक्स करने की भी एबिलिटी थी, जिसकी वजह से हमारे सोल गाइडेंस डिवाइसेस उसे टारगेट के तौर पर लॉक करके उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे और वो लगातार मिसलीड होते रहे। ये सारी बातें सुनकर तो दूसरी तरफ वो मार्शल कहती है कि आइस एट्रीब्यूशन और स्पिरिचुअल अटैक ये तो कुछ जाने पहचाने से सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो सोल्जर सवाल करते हुए पूछ रही थी कि मार्शल अब हम क्या करें, जिस पर मार्शल जवाब देते हुए कहती है कि ये लड़का एक जीनियस है, इसे हम नॉर्मल तरीकों से तो नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमें इसके लिए चारा बिछाना होगा। मैं ऑर्डर देती हूँ कि हम अपना कैंप तोड़कर यहाँ से आगे की तरफ रवाना होंगे। मुझे यकीन है कि वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे पीछे जरूर आएगा और तब हम पहले से उसके लिए जाल बिछा कर रखेंगे। यहाँ पर मार्शल का ये ऑर्डर
सुनकर वो सोल्जर खुश होते हुए फौरन से ऐसे ही करने के लिए वहां से रवाना हो गई। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ सन मून एम्पायर की एक एक्सपेरिमेंट लैब पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे जिन सोल बेस्ड मंकीज में ये एबिलिटीज थी कि वो रेप्लिकेट हो सकते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन एक्सपेरिमेंट्स में सारे के सारे बंदर्स मारे गए सिवाय एक मंकी के, जो कि अभी भी जिंदा बच चुका था। ये देखकर तो वो सोल्जर्स काफी सारा खुश हो गए और वो फौरन से इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए अपने ग्रेट एल्डर के पास आ जाते हैं, जिन्हें वो रिपोर्ट करते हुए कह रहे थे कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। एक्सपेरिमेंट नंबर 23 वो पिछले 72 घंटों से सरवाइव कर रहा है और वो अभी भी जिंदा है। जो सुनकर तो वो ग्रेट एल्डर भी काफी खुश हो गया और वो खुश होते हुए कहता है कि अगर एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया फिर हमारे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को कभी भी ऑर्गन्स की कमी नहीं पड़ेगी। और जब वो ये सारी बातें कह रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बंदर ने अपनी आंखें ओपन कर दी थी, जिसकी आंखें 2 से 4 हो जाती है। ये सब होने के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से ड्रैगन सिटी के बाहर मौजूद यूहो पर आ जाता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल के ऊपर खड़ा था, जिससे वो कल के दिन फ्रीज करके यहाँ से भाग गया था। और वो देखता है कि नीचे की तरफ जो कैंप मौजूद था वो अब गायब हो चुका है, यानी कि जितने भी सोल्जर्स थे वो इस जगह को छोड़कर चले गए। जो बात यूहो के लिए थोड़ी सी हैरानगी वाली थी, क्योंकि कल के दिन यूहो ने यहाँ पर जो हंगामा मचाया उसके बाद इन सोल्जर्स ने यूहो की तलाश नहीं की, बल्कि ये लोग जल्दबाजी में यहाँ से रवाना हो गए। इसलिए यूहो भी फौरन से उड़ते हुए उनके पीछे रवाना हो जाता है ताकि वो उनके बारे में और सारा इन्वेस्टिगेट कर सके। रास्ते में उड़ते हुए यूहो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ रहा था और थोड़ी देर में यूहो ने आखिरकार उन्हें तलाश भी कर लिया। जिन सोल्जर्स के रास्ते की डायरेक्शन को देखते हुए यूहो अपने मन में सोचने लगा कि आखिर ये सोल्जर्स जा कहाँ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग एक्सट्रीम नॉर्थ में जा रहे हैं, लेकिन आखिर वहाँ पर इन लोगों का क्या काम। यही सब सोचते हुए यूहो आर्मी के उस ग्रुप को लगातार फॉलो करता रहा और आखिरकार ये लोग एक्सट्रीम नॉर्थ में मौजूद एक खदान पर आ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने बड़ी बड़ी माइनिंग मशीनरी लगाई हुई थी ताकि ये लोग जमीन के नीचे रेयर मेटल्स को निकाल सके। ये सब दूर से देखते हुए यूहो नजदीक जाने का फैसला करता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया और वो खुद को इनविजिबल कर देता है, क्योंकि इनविजिबल होने के बाद उससे कोई देख नहीं पाएगा और वो आसानी के साथ यहाँ अंदर की तरफ घुसपैठ कर सकता है। मगर जब यूहो ने ये गलती करी तो फायर फीनिक्स सोल लीजन ग्रुप भी उसके लिए पहले से तैयार था और उन्होंने ऑसिलेशन डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स लगाए हुए थे, जो कि यूहो के कैंप में इंटर करती है खुफिया तौर पर सारे के सारे सोल्जर्स को वार्निंग भिजवा देता है। मगर यहाँ पर मौजूद यूहो को अभी भी इस बारे में भनक नहीं पड़ी थी, बल्कि वो ड्रिल मशीन की तरफ जाते हुए कहता है कि यहाँ पर तो माइनिंग हो रही है। ड्रैगन सिटी जो कि सिर्फ एक्सट्रीम नॉर्थ के करीब था वो एक्सट्रीम नॉर्थ में भी मौजूद नहीं, फिर भी वहाँ पर मुझे आइस गॉडली क्रिस्टल मिले और 10,000 ईयर ओल्ड आइस प्रोफाउंड एसेंस भी मिला। इसका मतलब कि एक्सट्रीम नॉर्थ में भी कई सारे इस तरह की कीमती रेयर मेटल्स होंगे, जिसे सन मून एम्पायर निकालना चाहता है ताकि वो आगे आने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर सके और वो जंग में ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो सके। इसी के साथ यूहो को समझ आ जाता है कि आखिर सन मून एम्पायर का असली प्लान क्या है, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मगर तब तक यूहो के लिए काफी देर हो चुकी थी। उसे जो गलतफहमी थी कि वो इनविजिबल है, उससे कोई देख नहीं पाएगा, वो यहाँ पर दूर हो जाती है, क्योंकि फायर फीनिक्स सोल लीजन ग्रुप ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, जिनके मार्शल अपने बाकी के सोल्जर्स के साथ धीरे धीरे यूहो की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। अब चूंकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो खाली हाथ मत जाना और चाय पानी पी कर जाना। ये सब कहते हुए मार्शल ने फौरन वहाँ पर एक सोल गाइडेंस सीलिंग बैरियर का इस्तेमाल करते हुए आसपास की जगह को सील भी कर दिया ताकि यूहो वहाँ से एस्केप ना कर सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर मार्शल के साथ एक जो टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर थी वो भी तीसी के साथ मूव करते हुए फौरन से यूहो के सामने आ जाती है, जहाँ वो यूहो की तरफ देखते हुए कह रही थी कि सिर्फ खुद को इनविजिबल करने से तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी नजरों से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आज के दिन तुम्हारी किस्मत काफी जरा खराब है। दूसरी तरफ यूहो भी अपने सामने एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर को देखकर ये समझ गया था कि हाँ वाकई में आज के दिन उसकी किस्मत खराब है। मगर यूहो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक मार्शल वहाँ पर आ जाती है, जो कि यूहो से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम यही सोच रहे हो कि आखिर हमें कैसे मालूम हुआ कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ खुद ही बता देती हूँ, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाओ। जैसा कि मुझे मालूम हो चुका था कि तुम हम पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जासूसी में हो भी काफी माहिर, तुम्हें नॉर्मल तरीकों से तो पकड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पर्सनली ये जाल बिछाया, जिससे बिछाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। इस जाल को बिछाने में एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। तुम तो अच्छे से जानते हो कि एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन में टेम्परेचर काफी लो होता है, जो कि यहाँ की खासियत है। वैसे तो तुम सारे डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स से बचकर निकल जाते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लो टेम्परेचर
टेम्परेचर के अंदर थर्मल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स लगवाए, जो कि इस एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन में काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जब तुम यहाँ पर आए और तुम यहाँ से भागते हुए मूव कर रहे थे तो तुम्हारी बॉडी आसपास की एयर मॉलिक्यूल्स को भी पुश कर रही थी, जिसकी वजह से उनमें थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज आ रहा था और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी का भी तो टेम्परेचर है। जिस हल्के फुल्की हीट को भी हमारे थर्मल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स ने डिटेक्ट कर लिया और हमें तुम्हारी लोकेशन मिल गई। ये सब कहने के बाद मार्शल फर्नन अपने पास से गॉड सीलिंग हैंडकफ निकाल लेती है, जो कि वो यूहो की तरफ फेंकते हुए कहती है कि ये है गॉड सीलिंग हैंडकफ, जो कि तुम्हारी सोल पावर को सील कर देंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम इन हैंडकफ्स को पहन लो और साथ ही साथ अपना असली चेहरा हमें दिखाओ ताकि हम तुमसे अच्छे से बात कर सके। वैसे भी अब तुम फंस चुके हो और यहाँ से भागकर नहीं निकल सकते। जो सुनकर यूहो हाथ खड़ी करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने हार मान ली और तुम जैसा कहती हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। ये कहने के बाद यूहो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन गॉड सीलिंग हैंडकफ को हवा में उठा लेता है, जिसे धीरे धीरे वो अपने हाथों की तरफ बढ़ा रहा था। जो सीन काफी इंटेंस हो चुका था, सब लोग नजदीक से यूहो को देख रहे थे, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक यूहो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जिसके साथ ही यूहो की बॉडी से एक एनर्जी वेव रिलीज हो गई, जो कि चारों तरफ फैल जाती है और उसी के साथ एक इल्यूशन यहाँ पर फैल गया, जिस इल्यूशन की वजह से सब लोगों को यूहो यहाँ पर उसी टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर की तरह दिखाई दे रहा था, जो देखकर तो वो लेडी गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है कि ये एक इल्यूशन है, जिसके साथ ही उसने फरस से अपनी तलवार निकालकर तेजी से यूहो की तरफ बढ़ते उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ यूहो अपने गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करते उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ वो टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर कह रही थी कि तुम्हारे इन मामूली ट्रैक्स का कोई असर नहीं होने वाला, अभी के अभी मैं तुम्हें इन सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। मगर दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स कंफ्यूज हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली मास्टर कौन है और नकली मास्टर कौन, जबकि यूहो भी उनके इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है और वो तेजी से उन सोल्जर्स के पास आते हुए कहता है कि वो नकली है, फौरन उस पर हमला करो। जो सुनकर सारे के सारे सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते और उन्होंने अपने ही मास्टर पर अटैक करना शुरू कर दिए, जो देखकर तो वो मास्टर गुस्सा होते हुए उन अटैक्स को ब्लॉक करके कहती है कि बेवकूफ लोगों, अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं हूँ तुम्हारी असली मास्टर, क्योंकि मेरे पास ही एक 9th लेवल के सोल गाइडेंस मास्टर की ट्रू पावर है, जिसका सोल गाइडेंस डिवाइस किसी परिंदे की तरह दिखाई देता था और हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि इसका नाम फायर फिनिक्स डोलू है। जिस सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।